हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में विलयन वाले अध्याय में हम अणुसंख्यी गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें तीसरा अणुसंख्यी गुणधर्म आता है हिमांक अवनमन। तो आज का टॉपिक है हिमांक अवनमन। बेटा, सबसे पहली समस्या क्या आती है यहाँ पर कि हिमांक का मतलब क्या होता है। हिमांक अवनमन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं हिमांक अवनमन, उसमें हिमांक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, हिमांक शब्द का मतलब होता है ताप का वह मान, ताप का वह मान जिस पर विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब का मान एक समान प्राप्त हो। जिस ताप पर विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब के मान एक समान होते हैं, वह ताप विलायक पदार्थ का हिमांक कहलाता है। इस बात को हम जो है ग्राफ के माध्यम से देखें जरा। यहां पर हमने लिया वाष्प दाब और एक्स अक्ष पर हमने लिया तापमान। अब ग्राफ बनाए। बेटा, ग्राफ जो है दो हिस्सों में दिख रहा है आपको। दो हिस्सों में ग्राफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि विलायक पदार्थ दो अलग अलग अवस्थाओं में है। यहां पर नीचे का हिस्सा यानी कम ताप मतलब ठोस अवस्था, ऊपर का हिस्सा अधिक ताप की कंडीशन में, और अधिक ताप का अर्थ हुआ द्रव अवस्था। तो यहां पर तो है ठोस विलायक और यहां पर है द्रव विलायक। विलायक पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं को हमने यहां पर प्रदर्शित किया। अच्छा, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला बिंदु जिस पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था एक दूसरे के संपर्क में है, इस बिंदु पर हमें ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों एक दूसरे के संपर्क में दिखाई पड़ रही हैं। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं कि इस बिंदु पर वाष्प दाब का मान समान है। इस बिंदु पर वाष्प दाब के मान हमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है? समान दिखाई दे रहा है। और यानी यही वाष्प दाब जो है ठोस विलायक के लिए होगा और यही वाष्प दाब जो है द्रव विलायक के लिए भी होगा। इस बिंदु पर विलायक आपका ठोस रूप में भी है और द्रव रूप में भी है, यानी सेम वाष्प दाब द्रव अवस्था के लिए होगा और ठोस अवस्था के लिए होगा। अब ये कितने तापमान पर होगा उसको देखें जरा। इसके लिए आवश्यक ताप हुआ, ताप को ज्ञात करने के लिए आपने इस बिंदु से लंब डाला और ये लंब हमें प्राप्त हुआ TF नॉट पर। तो TF नॉट टेम्परेचर पर विलायक पदार्थ की द्रव अवस्था और विलायक पदार्थ की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब एक समान है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जो TF नॉट, इसे आप कह सकते हैं विलायक का हिमांक। तो बेटा, हमने यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से पहले विलायक के हिमांक को स्पष्ट किया है। देखिए, विलायक का हिमांक क्या होता है? विलायक के हिमांक का अर्थ होता है वह ताप जिस पर विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब के मान एक समान हो जाते हैं, उस ताप को हम विलायक पदार्थ का हिमांक कहते हैं। विलायक की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान है।
अब बेटा दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पर विलियन का। अब विलियन का ग्राफ बनाने से पहले विलियन के हिमांक का मतलब समझें। देखिए विलियन का हिमांक का अर्थ होता है जिस ताप पर विलियन की द्रवावस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब के मान एक समान हो जाते हैं। जिस ताप पर विलियन की तो द्रवावस्था हो और विलायक पदार्थ की ठोस अवस्था, विलियन की द्रव और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब समान हो, वह ताप विलियन का हिमांक कहलाता है। अब जब हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे बनेगा, अपन एक बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलियन का ग्राफ हमेशा विलायक के नीचे आता है। कारण क्योंकि विलियनों के वाष्प दाब के मान हमेशा विलायकों के वाष्प दाबों की अपेक्षा कम होते हैं। ये तो हो गया आपका द्रव विलियन। विलियन का ग्राफ विलायक के ग्राफ के नीचे, और नीचे क्यों? क्योंकि विलियन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम। अब आप इसमें देखें, ये जो हमें पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर विलियन की तो द्रवावस्था है और विलायक की ठोस अवस्था है, और इन दोनों के वाष्प दाब का मान हमें दिखाई पड़ रहा है एक समान। विलियन की द्रवावस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब का मान समान दिखाई पड़ रहा है। तो किस ताप पर दिखाई पड़ रहा है समान? आप देख लो इसको, पहले की अपेक्षा तापमान घट गया, इसको हम यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं टीएफ, और ये टीएफ कहलाएगा यहाँ पर विलियन का हिमांक। टीएफ कहलाएगा यहाँ पर विलियन का हिमांक। तो बेटा विलियन का हिमांक का अर्थ क्या है? जिस ताप पर विलियन की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब के मान एक समान होते हैं, उसे हम कह सकते हैं विलियन का हिमांक। अब आप देखो बेटा, ये दोनों के तापमान का अंतर है, और तापमान का ये जो अंतर है इसको हम व्यक्त कर रहे हैं डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ क्या कहलाएगा यहां पर? डेल्टा टीएफ कहलाएगा यहां पर हिमांक अवनमन। डेल्टा टीएफ क्या कहलाएगा? हिमांक अवनमन। और इसको हम कैसे निकालेंगे? इसे निकालेंगे आप टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो भाई हिमांक अवनमन का मतलब क्या है? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर विलियन बनाया जाए तो विलियन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम आता है। विलियन का हिमांक कम आता है, विलायक का हिमांक अधिक होता है। तो विलियन के हिमांक का शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम होने का यह गुणधर्म, विलियन के हिमांक का विलायक के हिमांक की तुलना में कम होने का यह गुणधर्म, इसे हम नाम देते हैं हिमांक में अवनमन। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर विलियन बनाया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर विलियन बनाया जाए तो बनने वाले विलियन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम प्राप्त होता है, और दोनों के हिमांक के इस अंतर को हम यहाँ पर हिमांक में अवनमन कह सकते हैं। अब बेटा देखिए, इसका हिमांक अवनमन का ग्राफ तो हो गया, परिभाषा आ गई। कारण इसका वही कारण है जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कारण क्या है कि विलियनों के वाष्प दाब का मान शुद्ध विलायकों के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है। तो ग्राफ नीचे क्यों बन रहा है? ग्राफ के नीचे बनने का कारण स्पष्ट है कि विलियन का वाष्प दाब
विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, और इसी कारण से विलयन का ग्राफ नीचे बनता है। ग्राफ नीचे बनने के कारण से विलयन का हिमांक कम हो जाता है। तो विलयन का हिमांक जो है, या यूं कहा जाए हिमांक अवनमन का कारण पूछा जाए तो हिमांक अवनमन का कारण होता है विलयनों के वाष्प दाब का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होना। यह हिमांक अवनमन का कारण। अब बेटा देखिए इसके आगे इसका पूरा डेरिवेशन अपने को पढ़ना है। अब इसमें यहां आता है डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी कहां से आया है? ये आपका डेल्टा पी हो गया, डेल्टा पी दोनों के वाष्प दाब का अंतर। अब इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि भाई दोनों में समानुपात का संबंध है? इसको व्यक्त करने के लिए हम इसका एक और ग्राफ इसका बना सकते हैं। देखिए एक और ग्राफ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम एक और विलयन लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। ये एक और विलयन है। अब इसमें इस बिंदु पर आप देखिए, इस बिंदु पर द्रव अवस्था का ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान दिख रहा है। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये हिमांक को व्यक्त करेगा, विलयन के हिमांक को। आप इसमें देखो डेल्टा टीएफ का मान बढ़ चुका है, डेल्टा टीएफ का मान पहले वाले की तुलना में बढ़ चुका है, और डेल्टा टीएफ का मान बढ़ने के साथ आप ये भी देखो डेल्टा पी का मान भी बढ़ चुका है। केवल डेल्टा टीएफ नहीं बढ़ा, डेल्टा टीएफ के साथ साथ डेल्टा पी भी बढ़ गया। यानी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी उसके साथ में बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? डेल्टा टीएफ में और डेल्टा पी में दोनों में परस्पर समानुपात का संबंध होगा। तो ये आपका पहला बिंदु है। कहां से निकाला आपने? ग्राफ से। फिर डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स विले, समीकरण नंबर 2। ये कहां से आया? ये आया भाई राउले नियम से। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स विले फ्रॉम राउले नियम। अब समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स विले। डेल्टा टी एफ समानुपाती है डेल्टा पी के और डेल्टा पी समानुपाती है आपका एक्स विले। तो इसका अर्थ यह हुआ कि डेल्टा टी एफ समानुपाती हो गया एक्स विले, और डेल्टा टी एफ बराबर हुआ आपका के एक्स विले। अब इसमें एक्स विले को हम हल करेंगे। देखिए एक्स विले का मतलब विलेय पदार्थ की मोल भिन्न, और मोल भिन्न निकालने के लिए विलेय पदार्थ के मोल बटे कुल मोल Na Na हो गया आपका विलेय के मोल। और मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। WA विलेय का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन उसका अणुभार। NB हुआ विलायक के मोल। विलायक के मोल में ग्राम में द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। WB क्या हो गया?
विलायक पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, ये उसके विलायक के मोल की बात है। अब बेटा इसमें राउले नियम है, तो राउले नियम का अर्थ हुआ विलयन क्या होना चाहिए, तनु। तो तनु विलयनों में, अब तनु विलयन का मतलब हुआ कि विलेय पदार्थ के मोल विलायक के मोल की तुलना में बहुत कम होंगे। विलेय पदार्थ के मोल विलायक के मोल की तुलना में क्या होंगे, बहुत कम होंगे। जब विलेय के मोल कम होंगे, विलायक के मोल ज्यादा होंगे, तो इस अवस्था में हम Na प्लस Nb को लगभग बराबर मान सकते हैं Nb। Na प्लस Nb को लगभग Nb के बराबर माना जा सकता है। अब जरा देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, संबंध को x विलेय बराबर Na अपॉन Nb। Na प्लस Nb के स्थान पर हमने क्या कर दिया, Nb कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि विलयन तनु होगा, और तनु विलयन का मतलब हुआ विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलायक की तुलना में बहुत कम होगी, और जब बहुत कम होगी तो दोनों का योग जो है लगभग लगभग विलायक पदार्थ के मोल के बराबर आएगा। अब थोड़ा मानों को भी रख देते हैं इसमें। देखिए x विलेय बराबर Na का मान विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार, द्रव्यमान Wa अपॉन उसका अणुभार। फिर Nb का मान विलायक का द्रव्यमान अपॉन अणुभार चला गया ऊपर। ये आपका बेटा x विलेय का मान है। अब इस x विलेय के मान को हम अपने समीकरण में रख रहे हैं। x विलेय का ये जो मान है, इसे हम रख रहे हैं अपने समीकरण में। तो डेल्टा TF बराबर K, और x विलेय के स्थान पर Wa अपॉन Ma और Mb अपॉन Wb। अब बेटा बिल्कुल पहले के समान पूरा डेरिवेशन अपन ने जो क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन किया, बिल्कुल वही का वही डेरिवेशन है। अंतर केवल उतना है, क्वथनांक जब आता है तो अपन वहां F के स्थान पर B करते हैं, और हिमांक में अपन जो है B के स्थान पर F करते हैं। पूरा का पूरा डेरिवेशन एक समान। अब देखिए इसमें विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार अपॉन विलायक का द्रव्यमान, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है मोललता, स्मॉल m। तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो मोललता। डेल्टा TF K Mb स्मॉल m। डेल्टा TF इज इक्वल K की जगह K, Mb के स्थान पर Mb और स्मॉल m। अब बेटा देखो K स्थिरांक है, K स्थिरांक है, और किसी भी पदार्थ का अणुभार ये भी एक स्थिरांक राशि होती है। तो K और Mb दोनों को मिलाकर के हम यहां पर स्थिरांक रख रहे हैं। तो K इंटू Mb बराबर हो गया आपका Kf, और Kf को बोला जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक। Kf को कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक Kf। अब बेटा हमारा समीकरण हो गया डेल्टा TF बराबर KFM। ये जो है हिमांक अवनमन के लिए समीकरण प्राप्त हुआ, डेल्टा TF बराबर KFM। यानी इस तरह से हम इस समीकरण की सहायता से हिमांक अवनमन की गणना को
कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम मूललता को यदि परिभाषित करें, स्मॉल m को परिभाषित करें, देखिए कैसे परिभाषित करेंगे स्मॉल m को। यदि kf को परिभाषित कर रहे हैं, यदि स्मॉल m बराबर 1, यदि विलयन की मूललता इकाई हो तो हिमांक में अवनमन, मूललता इकाई हो तो हिमांक में अवनमन मूलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यदि किसी विलयन की मूललता इकाई हो, m का मान 1 हो, तो डेल्टा TF बराबर KF, यानी हिमांक में अवनमन मूलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है इसमें KF को परिभाषित कर सकते हैं। अब बेटा इसमें KF के लिए हम इसमें मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखो KF का मात्रक क्या होगा, KF का पहले फॉर्मूला बनाएं, डेल्टा TF अपॉन m। इसके आधार पर हमने फॉर्मूला बना दिया डेल्टा TF अपॉन m। तो डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF होता है तापमान का अंतर, और तापमान का अंतर होता है केल्विन में। मूललता हो गया मोल प्रति किलोग्राम, मूललता है मोल प्रति किलोग्राम। तो बेटा मात्रक रहा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये बेटा इसका मात्रक KF का मात्रक निकल गया है। तो इस तरह अपन यहाँ हिमांक अवनमन की गणना करते हैं। हिमांक अवनमन में दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण रही। सबसे पहले तो विलायक का हिमांक, जिस ताप पर विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब का मान समान प्राप्त हो। जिस ताप पर विलायक की द्रव अवस्था और उसकी ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान होगा, विलायक का हिमांक। दूसरा है विलयन का हिमांक, जिस ताप पर विलयन की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब का मान समान हो, उस ताप को हम कह सकते हैं विलयन का हिमांक। अब बेटा हिमांक अवनमन के माध्यम से हम विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है, इसमें हिमांक अवनमन द्वारा विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना करना। विलेय का अणुभार, यह हम हिमांक अवनमन के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहे हैं। हमने अभी संबंध निकाला डेल्टा TF इज इक्वल KF m, जिसमें स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m होती है मूललता। अब आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल KF, मूललता हमने किसके लिए लिखा था, WA विलेय का द्रव्यमान, MA विलेय का अणुभार और WB विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। थोड़ा सा यहां ध्यान रखने की बात यह होती है कि आपको जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको विलायक के द्रव्यमान को देखना होता है कि ग्राम में दिया गया है या किलोग्राम में दिया गया है। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो उसे किलोग्राम में चेंज करना अनिवार्य है, और ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए आपको इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा जो ऊपर चला जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग, और अगर पहले से ही आपको किलोग्राम में दिया हुआ है तो फिर आप 1000 का प्रयोग यहां सूत्र में नहीं करेंगे।
अगर ग्राम में दिया है तो सूत्र में 1000 आएगा, और किलोग्राम में दिया गया है तो सूत्र में 1000 का प्रयोग नहीं किया जाए। इसमें WA विलेय का द्रव्यमान, MA विलेय का अणुभार, और WB विलायक का WB विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में है तो 1000 लगेगा, किलोग्राम में है तो 1000 नहीं लगेगा। अब देखिए हमें निकालना क्या था इसमें, हमें गणना करनी है MA यानी विलेय पदार्थ का अणुभार हमें निकालना है। तो देखिए MA को कैसे निकालेंगे, आप पक्षांतरण कर दो, यहां साइड में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, KF अपॉन डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, WA इंटू 1000 बटे W। तो इस प्रकार से MA बराबर KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन WB। इसको आप हल करके यहां पर विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं।